हेलो एवरीवन, कक्षा 8वीं वाले बच्चे ध्यान देंगे। पिछले अध्याय में हमने अध्याय 4 क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था पिछले वीडियो में। अब हम अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का अध्ययन करेंगे। तो अध्याय का नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। राष्ट्रीय लक्ष्य, तो राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं इसकी परिभाषा स्पष्ट करेंगे। राष्ट्र का कोई भी कार्य जिन्हें हम लक्ष्य बनाकर करते हैं क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य कहलाते हैं ना। राष्ट्र के कोई भी कार्य जिन्हें हम अपना उद्देश्य बनाकर या लक्ष्य बनाकर करते हैं क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य कहलाते हैं। बन जाएगा, छोटी सी परिभाषा है। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन आता है, और यह कौन कौन से होते हैं आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, तो राष्ट्र का या राष्ट्र के कोई भी कार्य जिन्हें हम लक्ष्य बनाकर करते हैं राष्ट्रीय लक्ष्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य के कौन कौन से कार्य आते हैं। पहला, लोकतंत्र, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। लोकतंत्र। दूसरा आता है स्वतंत्रता। तीसरा आता है समानता। चौथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। और पांचवा आता है पंथनिरपेक्षता। तो ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। पूछा जाता है कौन कौन से राष्ट्रीय लक्ष्य हैं या राष्ट्रीय लक्ष्यों के नाम बताओ, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करो या किन्हीं 5 का वर्णन करो। ठीक है, तो ये हम 5 बता दिए आपको। तो इनको आपके कॉन्सेप्ट देखना है, किस प्रकार से लिखना है और क्या करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लक्ष्य की हमने परिभाषा बता दी। सबसे पहला राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र। पहले 5 को याद कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 पूछा जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से है। तो पहला लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। ठीक है, 5वां है पंथ निरपेक्षता। एक एक करके हम समझा रहे हैं। पहला दिया है लोकतंत्र। क्या दिया है, लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है जनता, क्या होता है, जनता। और तंत्र का मतलब होता है शासन या व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। ठीक है, क्या हो गया, लोक का मतलब होगा जनता, तंत्र का मतलब हो गया शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र क्या कहलाएगा, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता, ठीक है, जनता का जो देश का शासन जो रहता है वह किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में। ठीक है, लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा जो शासन व्यवस्था की जाती है वह कहलाती है लोकतंत्र। किसी देश का एक ऐसा शासन या लोकतंत्र उस देश के शासन को कहते हैं जहां पर जो जनता क्या करती है, जहां पर जनता नेता का चुनाव करती है, या जहां पर शासन प्रणाली चलाई जाती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, जनता के द्वारा चलाई जाती है। तो आप लोकतंत्र की परिभाषा लिख लेंगे। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें, या लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है वह किसके हाथों पर होती है, जनता के हाथों पर। किसके हाथों पर, जनता के हाथों पर। ये होगी लोकतंत्र की परिभाषा। ये आप लिख सकते हैं याद करने के लिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की या राज्य की या देश की संपूर्ण शक्ति जो रहती है वह किस पर निहित होती है, जनता पर। किस पर निहित होती है, जनता। अब जनता इसका चुनाव करा रही है तो यह क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली। क्या कहलाएगी, अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। जब भी जनता किसी को नेता चुनती है या जनता के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं।
और प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो जो जनता क्या करती है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जहां पर जनता का शासन हो। ठीक है, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपना निर्णय देती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, लोकतंत्र। दूसरा आता है स्वतंत्रता। क्या आती है, स्वतंत्रता। पूछा जाता है एक एक का वर्णन, लोकतंत्र क्या है इसके बारे में बताइए, इसलिए आपको पूरी डिटेल पांचों की बता दे रहे हैं। अच्छे समझना, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पांचों को एक साथ पूछा जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, इनका वर्णन कीजिए 5 नंबर का। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखने सबके। ठीक है, सिंगल पूछा जाता है तो आपको सिंगल बस लिखना है। जैसे लोकतंत्र क्या है समझाइए, तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है या शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति किस पर निहित होती है, जनता पर निहित होती है या जनता पर होती है ना। शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है वह किसके पास होती है, जनता के पास होती है। अब आता है स्वतंत्रता। आपको मैंने बताया था स्वतंत्रता, भारत में जो नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जो 6 प्रकार के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। इन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 में क्या वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता। अब ये दिया है स्वतंत्रता, बस क्या दिया है, ओनली स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, भारत के प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वह चाहे तो क्या कर सकता है, वह चाहे तो किसी देश से दूसरे देश जा सकता है, वह कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। ठीक है, उसके विरुद्ध यदि कोई शोषण करता है या उसके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उसके लिए भी क्या है, उसको स्वतंत्र किया गया है कि वह क्या कर सकता है, उसके विरुद्ध क्या करता है, जो भी उनको उसको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, उनके विरुद्ध वह याचिका दायर कर सकता है। तो ये क्या कहलाती है, कुछ स्वतंत्रताएं क्या किसको मिली है, भारत के नागरिकों को मिली है। तो स्वतंत्रता क्या कहलाती है, तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे जो भारत के जो नागरिक हैं वह अपना क्या कर सकते हैं, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। बन जाएगा। तो स्वतंत्रता क्या है, भारत के नागरिकों से संविधान द्वारा स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिससे भारत का नागरिक क्या कर सकता है, अपने हितों की रक्षा कर सकता है। जैसे कौन कौन स्वतंत्रता हो गई, आने जाने की, आवागमन की स्वतंत्रता हो गई, निवास करने की स्वतंत्रता हो गई, है ना, भाषण अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर अपन कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, जुलूस को निकालने की स्वतंत्रता, अपन लोग समारोह में, ठीक है, जुलूस निकालते हैं ना, रैली निकालने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, मतलब अपन कहीं पर जाके ग्रुप बना सकते हैं ना, भीड़ एकत्रित कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, कुछ स्वतंत्रता है। बन जाएगी। कौन कौन से हमने बताया, एक आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आवास की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये कुछ स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, कहीं पर भी अपन मनोरंजन कर सकते हैं, ना जा सकते हैं, भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो सकती है। तो ये सारी क्या है, अपन को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। तीसरा आता है समानता। समानता का अर्थ होता है कि भारत में जो भी विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति वर्ग लिंग, है ना, इन सभी में बिना किसी भेदभाव के, स्त्री हो या पुरुष, भारत में सभी को समान माना गया है। और जो अधिकार पुरुष को दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को भी दिए गए हैं। तो हमारे भारत में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें स्त्री और पुरुष पर बिना किसी जाति धर्म या लिंग का भेदभाव किए बिना उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त है। वह चाहे तो किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, ठीक है, वह उच्च पद चाहे तो वह राजनीति चुनाव में कर सकता है, बड़े पद में क्या कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनको क्या करने हैं, चुनाव करने का अधिकार होता है या उन्हें चुना जाने का अधिकार होता है। समानता मतलब स्त्री और पुरुष को दोनों को क्या किया गया है, समान रूप से देखा गया है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को, ठीक है,
किसी भी कार्य में, किसी भी पद में कार्य करने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। अब लिया तीसरा दिया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। पूछा जाता है क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग क्या है, समझाइए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग है ना, अपना भारत देश है और विश्व में बहुत से देश हैं, ठीक है, तो वो देश क्या करते हैं, दूसरे देशों पर हमला करने लगते हैं ना, लेकिन अपने भारत में एक संधियां हुई हैं दूसरे देशों के साथ जो अपने आसपास के देश हैं, जिसके कारण कोई भारत पर हमला नहीं कर सकता है ना। अब अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग क्या है, तो भारत में जो भारत की जो नीति है वह कैसी है, भारत में विभिन्न देशों के साथ जो सामंजस्य स्थापित किया है, जो भी अपनी क्या है मित्रता है, वह किस पर है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। हमारे भारत ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय और सहयोग की नीति अपनाई है, जिसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कौन, कूटनीतिकता की नीति आपने पढ़ा होगा। कूटनीतिकता क्या है, कूटनीतिकता, पंचशील सिद्धांत, और निशस्त्रीकरण को अपनाया। एक, दो और ये हो गया तीन। अब अच्छे समझना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और उन कार्यों को क्या पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग क्या है। भारत, हमारा भारत एक क्या है, एक विशाल देश है, उसके कुछ लक्ष्य हैं, तो हमारे भारत में क्या माना गया है, हमारे जो भारत की जो राष्ट्रीय लक्ष्य है ये, और मैं हमारे भारत में अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत कूटनीतिकता नीति, पंचशील सिद्धांत और निशस्त्रीकरण, ठीक है, शामिल होते हैं। अब कूटनीतिकता क्या होती है, कूटनीतिकता का मतलब होता है कि जो हमारा भारत है वो क्या होता है, जो शक्तिशाली देश है जैसे रूस, अमेरिका, उनसे क्या होता है, दूर होता है, मतलब उनसे कोई आपसी वार्तालाप नहीं, कोई भी लड़ाई आती है तो उनसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो कूटनीतिकता की नीति ये कहलाती है ना, मतलब कूटनीतिकता मतलब शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। समझ में आ रहा है, जो भी भारत से पावरफुल देश है, जिनके विकसित देश है, जिनके पास अधिक हथियार है, उनसे भारत क्या रहता है, दूर। तो ये क्या कहलाती है, कूटनीतिकता नीति। इसलिए किसको किस में अपनाया गया है, किस लक्ष्य में अपनाया गया भारत के, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। ठीक है, तो कूटनीतिकता समझ में आई, क्या कहलाती है कूटनीतिकता, शक्तिशाली गुटों से दूर रहना, ये क्या कहलाती है, कूटनीतिकता। दूसरा है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत में 5 नियम दिए गए हैं जो भारत और चीन के विरुद्ध हुए थे ना। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत और चीन में, चीन के दोनों देशों ने आपसी मतलब जो समझौते किए हैं, कुछ है ना, आपसी लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको कम करने के लिए कुछ समझौते किए, जिसमें पंचशील सिद्धांत को अपनाया गया। इसमें 5 नियम दिए गए हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं एक दूसरे की सीमाओं पर नहीं घुसेंगी। तो ये सारे क्या है, इस नियम पर कुछ 5 नियम दिए गए हैं, वो किस पर दिए गए हैं, पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत दिए। अगला है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण मतलब कि भारत देश तब तक शस्त्र नहीं उठाएगा, हथियार नहीं उठाएगा, जब तक कोई देश भारत की सीमाओं का उल्लंघन या भारत के जो नियम हैं, सीमाओं के जो नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं करेगा। या ये समझ लो कि जब तक कोई देश भारत पर आक्रमण नहीं करेगा तब तक भारत अपने शस्त्र नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग की शर्त है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को समझाइए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है या बहुराष्ट्र देश है, उसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 3 बातों का प्रमुख उल्लेख है, कूटनीतिकता, पंचशील और निशस्त्रीकरण। इनको साइड हेडिंग बना के आप लिख दोगे। पहले कूटनीतिकता क्या है, शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। पंचशील में भारत और चीन के बीच 1962 में जब युद्ध हुआ था तो 5 नियमों को अपनाया गया था, जिससे दोनों देशों में क्या की गई, आपस में समझौते किया गया, संधि की गई। निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण का तात्पर्य है कि भारत तब तक शस्त्र नहीं उठाएगा जब तक कोई देश भारत की सीमाओं या भारत के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, जब तक भारत
जब तक कोई देश भारत पर आक्रमण नहीं करेगा तब तक भारत भी शस्त्रों को नहीं उठाएगा। अब आता है ये पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता आपको बताया था हमने। पंथ निरपेक्षता, पंथ मतलब होता है धर्म, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। ठीक है, तो भारत में एक राष्ट्रीय, हमारा जो भारत एक राष्ट्र है, तो हमारे भारत में विभिन्न धर्म जाति संप्रदायों को मानने वाले क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, जिनकी वेशभूषा रहन सहन खान पीन ये सब क्या है, अलग अलग है। फिर भी हमारे भारत में ये सब एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। भारतवासी जो भी है, जो भारत के नागरिक, इन सभी पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ना ही हमारी सरकार जो है या हमारा जो सरकार की जो शासन व्यवस्था है वह इन्हें अपने रहन सहन या किसी भी खान पीन के विरुद्ध कोई भी भेदभाव नहीं करती है। इसलिए ये कहलाता है, ये एक पंथ निरपेक्षता कहलाता है कि धर्म जाति संप्रदाय के भेदभाव किए बिना आपस में मिलजुल कर रहना, ये कहलाता है पंथ निरपेक्षता। समझा गया? पंथ निरपेक्षता क्या है, एक बार और परिभाषा सुन लो कि भारत में विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत का शासन या भारत का संविधान सभी धर्म संप्रदाय को एकजुट करके रखा है या आपस में सामंजस्य स्थापित करके रखा है, और सभी धर्म जाति संप्रदाय एक साथ मिलकर और एक ही राष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पंथ निरपेक्षता। और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के कुछ पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट, तो ये आप समझ लेना। एक टॉपिक और बचा है, उस टॉपिक के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको बुक से एक बार और पढ़ के देख लेना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब जो अगला चैप्टर है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।